Hello everyone and welcome back to my channel once again. This is me Sonia and I hope you all are doing good. So in today's video we'll be talking about पतंजलि के अंदर क्या क्या कोर्सेज होते हैं, उनकी एक डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में हम देखेंगे कोर्सेज के बारे में कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ अ नॉर्मल स्टूडेंट टू टेक एडमिशन इन पतंजलि कोर्सेज। तो डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, कितनी एज लिमिट पे आपको एडमिशन मिल सकते हैं, and then we'll be talking about everything regarding the fee structure and different parameters on which the fees is taken, like hostel fees, mess fees, administration cost, sports fees. तो हम ये सारे combined इनकी एक बात करेंगे. So let's get into the video and know what all these जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे पीएचडी के कोर्सेज की। तो पीएचडी के कोर्सेज में हमारे 4 कोर्सेज हैं ये, जो कि है हमारा ये योग विज्ञान, संस्कृत, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, संस्कृत, मनोविज्ञान और हमारा दर्शन शास्त्र। तो ये सारे हमारे चारों ये सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि जो इसका आपको एलिजिबिलिटी है वो है आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, आपको जिस भी आपको फील्ड में करना है उसमें आपके 55% आपके मार्क्स पास से होने चाहिए, और वो अनुसूचित जाति, मतलब वो अनुसूचित जाति के लिए ही है। तो मतलब अनुसूचित जाति मतलब ये आपकी हो गई 55% फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी जो 5% की छूट है वो स्पेशल कैटेगरी के पर्सन्स को और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं उनको प्राप्त होगी। जो पीएचडी की अवधि है वो 3 से 5 वर्ष की है, मतलब 3 to 5 इयर्स की है। मैक्सिमम 6 इयर्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो इसकी फीस होती है, शुल्क जो है इसका कुछ इस प्रकार है कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है इसका वो 5000 है। पाठ्यक्रम शुल्क जो है इसका मतलब आपका जो भी एकेडमिक फी है वो 50,000 है। जो आपका शोध प्रबंधन मतलब जो रिसर्च वर्क की फीस है वो 20,000 है। मासिक शुल्क जो आपका एनुअल फीस है वो 1000 रुपीज़ है। तो आपको हर 3 महीने के विदिन अपने प्रमाण पत्र के साथ जो आपने जितनी भी प्रोग्रेस करी अपने रिसर्च में उसके साथ आपको पे करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो उसका टोटल आपको कुछ आपका 75 से 80,000 बन जाता है। और ये तब है कि जब आप यूनिवर्सिटी में आप नहीं रुकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के ही उसमें रुक रहे हैं और उसका मेस का खाना खा रहे हैं तो आपका वो कुछ करीबन 1 लाख के पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मतलब हमारे जितने भी हमारे मास्टर्स के हमारे वो हो गए, जो हमारे प्रोग्राम हो गए मास्टर के, उसके अंदर ये हमारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आता है। तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आप देखेंगे एमए आपका विज्ञान योगा साइंस, एमएससी योगा साइंस, एमए संस्कृत व्याकरण साहित्यिक आचार्य कोर्स, एमए यात्रा पर्यटन प्रबंधन जैसे टूरिज्म एंड मैनेजमेंट था। तो ये सारा, तो आप इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो सब में आपका 50% अंकों के साथ ही दे रखा है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 50% अंक के साथ है। स्नातक मतलब आपका जो ग्रेजुएशन कोर्स हो गया उसके अंदर संबंधित विषय, मतलब जैसे अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपके संबंधित विषय होने चाहिए 12th ग्रेजुएशन के अंदर साइंस के या रिलेटेड टू साइंस बैकग्राउंड के। अगर आप एमए कर रहे हैं संस्कृत में तो आपका जो बैचलर्स होना चाहिए संबंधित विषय वो आपका मोस्ट प्रोबेबली संस्कृत होना चाहिए, पर आपका अदर बैचलर्स में भी वो आपको ले लेते हैं। तो आपका ये 50% आपका अंक ज़रूरी होना चाहिए। बाकी 5% अगर आप देखा जाए तो कैटेगरी के लिए है, तो आप 5% उसमें आप लगा दें तो आपका 55% वो बन जाता है। तो उसमें जो जितने कितने वर्ष का होता है मास्टर कोर्स, ये आपका 2 वर्ष का होता है, 2 साल के लिए। और ये आपको इसके अंदर जो सीट्स होती हैं वो दे रखी हैं 40। पर जो मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में नोट करा वो ये था कि वहाँ पे एमए के बच्चे कुछ 70 करीबन बच्चे थे, तो और एमएससी के अंदर भी 55-60 करीबन बच्चे थे। तो आप अपना मन छोटा ना करिए और ये मत सोचिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 40 सीट हैं और हमको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, उनकी एक लिमिट होती है कि 70-80 बच्चे तक वो ले लेते हैं। 40 सीट्स एक मिनिमम क्राइटेरिया कि मिनिमम इतनी सीट्स हैं उनके पास। तो आप फीस देखेंगे तो ये
12,500 रुपये है, 12,500, जो कि पर सेमेस्टर की फीस है। तो आप समझ लीजिए कि आपका 1 साल का जो होगा वो फीस कोर्स की वो 25,000 होगी, और 2 साल की आपकी लगभग 50,000 आपकी फीस जाएगी, जो कि सिर्फ एकेडमिक फीस होगी। इसके अंदर ना ही आपका हॉस्टल का, मेस का और किसी भी अन्य प्रकार का खर्चा वो जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ आपका एकेडमिक खर्चा है, जो कि पर सेमेस्टर 12,500 है। तो आप देखिए कि ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। एमए अंग्रेजी, एमएससी आपका, एमए अच्छा दर्शन शास्त्र आचार्य कोर्स, आपका ये मनोविज्ञान में, आपका फिलोसफी में, सब में, व्याकरण में, तो सब में आपको 50% चाहिए, और फीस सबकी 12,500 है। अब हम आते हैं स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दैट इज पीजी डिप्लोमा में। तो पीजी डिप्लोमा के हम कोर्सेज देखें तो इसमें वही आ जाता है, पीजी डिप्लोमा इन यू साइंस, PG diploma in health and culture tourism, PG diploma in philosophy, PG diploma in ये आपका स्नातको, अच्छा योगा एंड आयुर्वेदा। सो ये आपके सारे ये पीजी डिप्लोमा के आपके 4 कोर्सेज हैं, जो कि आपके इसके अंदर पीजी डिप्लोमा में आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी आपको 50% आपको अंकों की जरूरत है। आपके जितने भी आपके स्नातक, मतलब आपके जितने भी आपके ग्रेजुएशन के नंबर हैं, उसके 50% आपके नंबर होने चाहिए। और ये कितने टाइम का है? सिर्फ 1 वर्ष का है, और इसमें आप देखेंगे तो 40 सीटें हैं। और इसका जो फीस है वो 15,000 है, सबकी 15,000 है, एक्सेप्ट वैदिक दर्शन, क्योंकि हमारे वेदों से जुड़ा हुआ है, हमारे शास्त्र धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इसकी थोड़ी सी फीस कम है, 5,000 करीबन, तो इसकी 10,000 है। तो ये जो 15,000 है, ये भी हम, ये आप पर सेमेस्टर की फीस है, और पर सेमेस्टर मतलब आप 6 महीने की समझिए, तो 1 साल का है, तो आपके कम से कम ये आपके हो गए 30,000 रुपये 1 वर्ष के, और दैट इज सिर्फ आपकी ये अकेडमिक फीस है। आपके इसके, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, हॉस्टल वॉस का खर्चा नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपका हॉस्टल का, कैंटीन का, यूनिफॉर्म का, स्पोर्ट्स का और मिसलेनियस खर्चा और कितना आता है, और आप उसके हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें भी 50% और सीट्स हैं। तो उसमें जो आप सीट्स का क्राइटेरिया देखेंगे, मैक्सिमम क्या होता है कि इतने में भर जाती हैं सीट्स, इससे थोड़े से कम ही रहते हैं बच्चे। तो आप इसमें भी निराश नहीं हुए कि इसमें भी सीट्स कम है और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं स्नातक पाठ्यक्रम, दैट इज हमारी ग्रेजुएशन कोर्सेज में। तो स्नातक होगा हमारे ग्रेजुएशन, तो इसमें है BA योग साइंस, BSc संस्कृत, BA संस्कृत लौकिक साहित्य, BSc योग साइंस, BSc बायोलॉजिकल साइंस, इसमें भी ये सारे हैं। इसमें थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा है, इसमें है 60% आपके अंकों के साथ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब 12th आपकी 10+2, जो आपका इंटरमीडिएट है, आपके 12th के नंबर इसमें जुड़े जाएंगे, जो कि आपके 60% आपके अंक, मतलब आपको 60% उसमें आने चाहिए आपके 12th क्लास में, तो उस पर आपको वो मिलता है। जो BSc है उसमें आपके पास साइंस का सब्जेक्ट होना बहुत कंपलसरी है, सारे, चाहे वो MSc हो, BSc हो, कोई भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसमें आपके पास साइंस होना ज़रूरी है। और जो इसका ड्यूरेशन है वो 3 साल का है, जैसे किसी भी ग्रेजुएशन बैचलर्स प्रोग्राम का होता है, वैसे इसका भी 3 वर्ष का है। इसमें सीटें हैं 50, तो इसमें भी मैंने देखा था कि कुछ 60-70 करीबन बच्चे आ जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे ऑल्ट्रेशन करते हैं, मिनिमम इतनी सीट्स आपको प्रोवाइड करते हैं ये 50 के करीबन। इसमें आपको अगर फीस देखेंगे तो BA की फीस आपको उसमें कम मिलेगी, जो कि सिर्फ 10,000 रुपये है। और अगर आप बाकी उसकी फीस की बात कर देखेंगे तो आपकी जो BSc की फीस है वो आपकी 12,000 है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ 2,500 करीबन का आपका फर्क मिल जाता है आपको। और अगर आप और भी कोर्सेज की आप बात करेंगे, जो BA के कोर्सेज हैं, शास्त्र के हैं, ऑनर्स के हैं, वो उसमें भी आपको क्या है 10,000 आपको मिलेगी फीस, ज़्यादा नहीं मिलेगी। से जो आपका BPES है, जो कि आपका बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का जो आपका वो है, उसमें आपको 12,000 की फीस है आपकी पर सेमेस्टर। और आपका क्रीड़ा शुल्क भी आपका जाता है 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो आपका आप समझ लीजिए ये आपका 17,000, आपका 17,500 रुपये कुछ करीबन आपका पड़ जाता है ये पर सेमेस्टर फीस। फिर आपका आता है स्नातक डिप्लोमा कोर्सेज। स्नातक डिप्लोमा मतलब जो ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के कोर्सेज नहीं होते, ग्रेजुएशन के होते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है, 50% आपको अंक लाने पड़ते हैं अपनी 12वीं क्लास में, 12वीं कक्षा तक आपको 50% तक के आपको अंक लाने पड़ते हैं। और इसमें एज का आप ध्यान रखिए कि इसमें जो एज है वो 35 तक ही आपका नियमित है, 35 से ज़्यादा ये नियमित नहीं है। मैं आगे आपको एज भी बताऊंगी कि ग्रेजुएशन में कितनी
कितनी एज चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स में कितनी एज चाहिए, पर इसमें आपको साफ इधर ही दे रखा है कि आपकी आयु मैक्सिमम 35 तक होनी चाहिए, उसके बाद एडमिशन नहीं हो सकता। और ये भी जैसे आप देख सकते हैं सीट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, पर वर्ष जितनी आपकी एज है उसमें आपका कम ज़्यादा नहीं होता, आपको वर्ष के हिसाब से ही वो एडमिट करते हैं। इसकी जो पर सेमेस्टर की फीस है वो 4,000 रुपये है, तो आप 1 साल का आप समझ लीजिए आपको 8,000 रुपये आपका फीस आएगा, आपको अगर डिप्लोमा करना है हिंदुस्तानी इंडियन म्यूजिक भारतीय संगीत में डिप्लोमा करना है आपको। तो फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सहायक पाठ्यक्रम। सहायक पाठ्यक्रम जो होता है हमारे, जैसे उसमें आ जाता है हमारा ब्रिज कोर्स। सहायक पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स हो गया जो हमने पहले की डिस्कस करा था। ब्रिज कोर्स में आपका आ जाता है संस्कृत। तो ये इंटरमीडिएट, ये आपको बस आप इंटरमीडिएट लेवल आप 12वीं पास होनी चाहिए 10+2, और आपका ये 1 वर्ष का होता है, इसमें 50 सीटें होती हैं कुल, और ये 10,000 पर सेमेस्टर आपका शुल्क है। तो आप 1 वर्ष का समझ लीजिए आपका 20,000 करीबन आ जाता है। प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जो आपके सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स में आपका भारतीय व्यायाम एवं पद्धति खेल आ जाता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा है। तो इसमें आपका कुछ भी आपको एलिजिबिलिटी, ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं आपको करनी पड़ती, कोई भी कर सकता है इसको। इसका भी क्या होता है 6 मंथ्स का एक कोर्स होता है। इसमें जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो मतलब कुछ करीबन 4,000 का ही होता है सर्टिफिकेट कोर्स में, इधर मेंशन नहीं है, 4,000 का होता है सर्टिफिकेट कोर्स। तो ये भी आपको करीबन 8,000 आपको पूरे सालाना का ये पड़ जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें सारी एज और आपको इसमें सारे क्राइटेरिया दे रखे हैं कि आपको कितने परसेंट पे पास होना है, जो कि ऊपर भी दे रखा था, और आपको कितनी एज आपकी मिनिमम और मैक्सिमम होनी चाहिए इसके लिए। तो आप देखेंगे कि एनी ग्रेजुएट दैट इज़ 10+2+3 पास विथ मिनिमम 55% इज एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, जैसे कि जो कि आपका हो गया आपका MA योगा, MSc योगा, MA संस्कृत, फिलॉसफी, दर्शन, तो ये MA MSc के कोर्सेज आपके जितने भी हैं, मास्टर्स की, PhD सबके, उसमें आपको मैक्सिमम आपकी एज है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप 31 के हैं, 32 के हैं, आप इसमें एडमिशन नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे एलिजिबल, जो हमने पहले की बोल दिया। अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उसके बाद आपको करना है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। पहले वाला था पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि था आपके मास्टर के MA के कोर्सेज। ये हैं आपके PGD के कोर्सेज, जो कि हमारा हो गया PGD योगा आयुर्वेदा, PGD हेल्थ कल्चर टूरिज्म, PGD योगा साइंस के कोर्सेज, PGD वैदिक दर्शन। तो ये सारे जो हैं ये आपके PGD के कोर्सेज, और इसमें एज लिमिट आपको 5 ईयर्स ज़्यादा दे रखी है, दैट इज़ 35। इसमें 30 थी आपकी, इसमें 35 तक आप ये कोर्स कर सकते हैं। फिर आ जाता है इंटरमीडिएट, मतलब जो जिसने 12वीं अभी पास करी है कक्षा, उसको 60% नंबर के साथ अपने ग्रेजुएट, किसी भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स या जो आपके ब्रिज कोर्स हो गए, उसमें आप जो ब्रिज कोर्स हमारा संस्कृत का था उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। 25 साल के बाद आपको एलिजिबल नहीं दिया जाएगा। इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो कि फिर 12वीं प्लस के स्टूडेंट्स हो गए, उनको 60% नंबरों के साथ पास होना पड़ेगा अगर उनको BSc योगा साइंस करना है। उसके लिए भी आपको क्या है, आपका साइंस स्ट्रीम के साथ, इसमें उन्होंने मेंशन करा है साइंस स्ट्रीम के साथ आपका होना चाहिए। इसमें आपका था कि आप किसी भी स्ट्रीम के साथ एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए आपका कोई भी, और किसी भी स्ट्रीम के साथ आप कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट का जो आपका BA पास, BA ऑनर्स, BA का कोर्स है उसका, और ब्रिज कोर्स है, आप उसमें कर सकते हैं। पर अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं साइंस बैकग्राउंड के साथ, तभी आप BSc योगा साइंस में, बायोलॉजिकल BSc बायोलॉजिकल साइंस में आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि जो आपकी रेफरेंस होनी चाहिए एज कैलकुलेशन की, वो क्या होनी चाहिए, आपकी रेफरेंस होनी चाहिए 31 जुलाई 2020। मतलब कि अब तो जैसे अब ये तो 2020 का है, अगर आप 2021 के हिसाब से देखें तो आपकी 31 जुलाई 2021 तक आपकी जो एज, जितनी एज बनती है, चाहे वो कुछ मंथ्स हो रहे हो, कैसे भी हो रहे हैं, तो आपको 31 जुलाई 2021 तक अपनी एज कैलकुलेट करके फिर एलिजिबिलिटी देखनी है।
5% रिलैक्सेशन आपको मैंने पहले ही बताया था रिजर्व कैटेगरी और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को मिलेगा हर कोर्स में और हर जगह पे। तो आपको अगर आपके इधर 60% मांगा है तो आपको वहाँ पे उसके अंदर आपको अंडर ग्रेजुएशन में आपको सिर्फ 55% नंबर चाहिए होंगे। अगर इधर 50% मांगा है तो आपको उधर आपको उसमें अपने ग्रेजुएशन कोर्स में सिर्फ 45% चाहिए होंगे जो स्पेशल कैटेगरी के हैं। जो जर्नल है उनको 50% पे ही एडमिशन मिलेगा। तो आप इधर देख सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन है एज की रिलैक्सेशन भी इसमें गिवन है। तो वो एज की रिलैक्सेशन उन्हीं लोगों को है जो सर्विस कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो कामकाजी हैं या जिनकी आर्म फोर्सेस में वो है कोई पहुंच है आर्म फोर्सेस में, उनके फैमिली में कोई है तो उनको ही मिलेगा ये सिर्फ। और ये तभी मिलेगा जब आप अप्रूवल प्राप्त कर ले किससे, चांसलर से जो कि हमारे स्वामी जी हैं, और वाइस चांसलर जो कि आचार्य बालकृष्ण जी हैं, और बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट जिसमें काफ़ी सारे टीचर्स और वो इंक्लूड होते हैं। तो आपको इन तीनों से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा अगर आपको एज में किसी भी तरीके की रिलैक्सेशन, मतलब अगर इसमें आपको दे रखी है कि आप 35 ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं, पर अगर आप 40 के हैं और अगर आपकी फैमिली में कोई आर्मी बैकग्राउंड से है या आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो आप उसकी अप्रोच लगाकर आप अपनी थोड़ा एज में रिलैक्सेशन पा सकते हैं। वो एज में कितना रिलैक्सेशन है और आपको वो देते हैं नहीं, तो वो इन सब पे ही चांसलर, वाइस चांसलर एंड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो ये सारे थे हमारे एलिजिबिलिटी और आपको कितनी ईयर्स और परसेंटेज पे आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे फ़ीस का स्ट्रक्चर कि फ़ीस कितनी है हॉस्टल की, हमारे मेस की और बाकी सब की। तो अगर हम हॉस्टल की फ़ीस देखें तो ये है कुछ करीबन 1500 रुपये पर मंथ। तो पर मंथ के हिसाब से अगर मैं आपको पर सेमेस्टर वाइज फ़ीस बताऊँगी तो पर सेमेस्टर में अगर आप इसको इंटू 6 कर दें तो ये आपका करीबन कुछ 9000 रुपये आ जाएगा। तो जब ये 9000 रुपये आ जाएगा तो आप समझिए आपके हॉस्टल की आपको जो पहले टाइम में आपको फ़र्स्ट पेमेंट करनी पड़ती है अपनी फ़ीस की, वो आपको 6 महीनों के हिसाब से ही करनी पड़ती है। आपको 1 सेमेस्टर की फ़ीस आपकी एक साथ जाती है। तो आप कैंटीन की फ़ीस देखेंगे तो आपकी ये कैंटीन की पर मंथ की कुछ 2500 रुपये है। तो अगर आप इसको 6 महीनों से इंटू करेंगे तो आपका ये कुछ करीबन 15000 रुपये पड़ जाएगा। फिर आपकी आती है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो पर सेमेस्टर होती है, तो इसके आपके सिर्फ 1000 रुपये ही लगेंगे। और फिर आती है स्पोर्ट्स फ़ीस जो कि 1000 है एनुअली, मतलब ये एक साल की पूरी फ़ीस है। तो आपको ये सेकेंड सेमेस्टर में फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट आप कह सकते हैं इसको। तो ये 1000 रुपये है। फिर आप देखते हैं यूनिफॉर्म फ़ीस। यूनिफॉर्म फ़ीस है आपकी 2400, ये भी आपकी वन टाइम फ़ीस है। तो आप कहेंगे वन टाइम में आपके कितने हो गए कि आपका ट्रैक सूट आता है 1200 रुपये का, 1200 का आता है, तो ये आपके कुल 2400 हो गए। तो ये जो आपकी यूनिफॉर्म फ़ीस है, अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपके ये 3 साल में आपके सिर्फ पहले सेमेस्टर की फ़ीस में आपके पैसे लगेंगे। पर अगर आप मास्टर्स का या वही आपका कोर्स कर रहे हैं तो आपकी स्पोर्ट्स फ़ीस ये एनुअली, मतलब आपकी सेकेंड ईयर में भी जाएगी। अगर आप पीजीटी का कोर्स कर रहे हैं जो कि 1 साल का है डिप्लोमा का कोर्स, तो आपकी सिर्फ 1000 रुपये ही टोटल फ़ीस में ऐड होगी। फिर आपकी आ जाती है षटकर्मा की किट। षटकर्मा की भी आपकी क्या होती है, वन टाइम होती है। इसके अंदर आपको नीति पॉट देते हैं, सूत्र देते हैं, आपको कैथेडर देते हैं, आपको उसका वमन और आपको धोती का कपड़ा देते हैं। तो इसमें आपका 500 आपका वन टाइम का होता है खर्चा। फिर आपकी आती है कॉशन मनी। कॉशन मनी जो होती है वो 5000 होती है, ये भी वन टाइम होती है। और जो कॉशन मनी होती है ये दोस्तों रिफंडेबल होती है, मतलब जब आप अपना कोर्स ख़त्म करके यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाते हैं तो ये आपको 5000 रुपये जो आपने पहले सेमेस्टर की फ़ीस में पे करे होते हैं ये आपको रिटर्न हो जाते हैं। तो आप इसको लगभग आप मान के चलिए कि आपका 5000 रुपये लेस ही हैं। इसमें एक फ़ीस और नहीं दे रखी जो कि जब मैंने एडमिशन लिया था और मैंने फ़ीस पे करी थी तो उसके बिल के अंदर ऐड थी जो कि थी मिसलेनियस सेक्शन करके। तो जो मिसलेनियस सेक्शन था उसमें कुछ करीबन 500 रुपये दे रखे थे। अब वो पता नहीं मिसलेनियस इन्होंने किस लिए रखे थे और वो रिटर्नेबल तो नहीं होंगे क्योंकि उसमें कुछ इधर मेंशन भी नहीं है और वहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं था कि ये वन टाइम है या रिफंडेबल है। तो आप वो मान के चलिए कि 500 रुपये आपको इसके अलावा जो ये साथ आपको फ़ीस दे रखी है आपको उसके अलावा आपको देने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि जब इसका ये 9000 अगर आप टोटल करेंगे तो इसका कुछ खर्चा आपका करीबन आपका पड़ जाएगा आपका 34,400 का। तो ये आप मान के चलिए कि 35,000 के करीबन आपके फ़र्स्ट टाइम हो गए। और इसके अंदर आपकी फ़ीस जो आपकी मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो एकेडमिक की फ़ीस है वो इंक्लूडेड नहीं है और जो इसमें एकेडमिक की फ़ीस होती है हिसाब से आप आ जाएगा।
फिर आप देखेंगे कि इसमें जो एक और फीस होती है जो कि इसमें नहीं गिवन है, वो आपकी होती है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको 1000 रुपये के करीबन पड़ते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके या डीडी आप भरते हैं कुछ, तो आपको 50 रुपये और जो कि उसकी रिसीविंग फ़ीस होती है, तो वो कुछ आपकी 1000 रुपये के करीबन पड़ती है। तो उसमें आप 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था टोटल हमारा फ़ीस का स्ट्रक्चर डिफरेंट कोर्सेज़ का। तो मुझसे काफ़ी बच्चों ने ये भी पूछा था कि मोड ऑफ एजुकेशन क्या है? तो पतंजलि में जो मोड ऑफ एजुकेशन है दैट इज़ बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर वैदिक वहाँ पे स्टडीज़ होती हैं संस्कृत और इन सब की वेदों शास्त्रों की वो होता है तो आपको संस्कृत या आपको हिंदी कंपल्सरीली पढ़नी पड़ेंगी। ऑब्वियसली जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं कुछ संस्कृत के जैसे संस्कृत की लैंग्वेज का जो आपका सब्जेक्ट है तो उसको आपको संस्कृत में ही पढ़ना पड़ेगा। आप एक लैंग्वेज को डिफरेंट लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते। बाकी बात रही जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो वो आपको ऑब्वियसली इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। पर जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स है, कॉमन सब्जेक्ट्स है, वो आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी लैंग्वेज में जैसे कि आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप किसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। बिकॉज़ वहाँ के जो टीचर्स हैं दे आर कॉम्पिटेंट इन बोथ द लैंग्वेजेस, इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एज़ वेल। तो इवन आपको जो क्लास में पढ़ाएँगे वो आपको हिंदी में भी पढ़ाएँगे, आपको इंग्लिश में भी पढ़ाएँगे। स्टूडेंट्स की कंफर्टेबल के हिसाब से भी पढ़ाते हैं वो। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं कि वो उनको लगता है कि जो मेजोरिटी क्लास है वो हिंदी समझ पा रही है तो वो अपना डायलेक्ट हिंदी में कर लेते हैं। और किसी को लगता है कि नहीं उनकी क्लास में मिक्सचर अगर वो बोल रहे हैं लैंग्वेज तो इट इज गोइंग फाइन। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर आपको बिल्कुल ही ऐसा है कि आपको वहाँ पे ऐसे टीचर्स नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही या तो टोटली इंग्लिश में पढ़ाएंगे या टोटली हिंदी में पढ़ाएंगे। ऑब्वियसली जैसे स्वामी परमार्थ देव जी हैं और कुछ जो संस्कृत के आचार्य जी हैं, वो आपको इंग्लिश में इतना नहीं बताएँगे, वो संस्कृत या हिंदी का यूज़ करेंगी। पर इंग्लिश आपको ऐसा मत सोचिए कि जो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हैं या जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो दे कैन गिव देयर एग्ज़ाम इन इंग्लिश एज़ वेल एंड वो टीचर से बोल भी सकते हैं कि आप ये सब हमें थोड़ा-सा इंग्लिश में बता दीजिए। या इवन टीचर भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक वो बैलेंस मिक्सचर बना के चलते हैं। पर देखा जाता है कि ज़्यादातर जो मोड ऑफ एजुकेशन होता है वो हिंदी की तरफ ज़्यादा होता है। क्योंकि आप जब भी ये जो सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हिंदी भाषा पे ही आधारित हैं, वो हमारी वेदों की लैंग्वेजेज़ हैं। मतलब वो संस्कृत की हैं पर संस्कृत इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता लैंग्वेज में। पर वहाँ पे आपको वो हिंदी में ही बताएँगे सारी चीज़ें और हिंदी में समझना ईज़ी हो जाता है इफ यू इवन नो इंग्लिश। तो आपको अगर इंग्लिश पता है, हिंदी पता है तो आप उसको इवन कुछ चीज़ों को आप अपने आप ही कन्वर्ट कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग नोट्स। अगर कोई सर हिंदी में बोल रहे हैं, टीचर हिंदी में बोल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यूअसली अपने लिए आप इंग्लिश में ट्रांसलेट आई गेस वो कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इवन वहाँ पे आपको अगर बुक्स की आप बात करिए वहाँ पे आपको बुक्स भी दोनों लैंग्वेजेज़ में मिलती हैं। अगर वहाँ पे कुछ हिंदी की बुक्स होंगी तो कुछ इंग्लिश की उस सब्जेक्ट के लिए बुक ज़रूर होंगी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमें एग्ज़ाम टाइम पे मुश्किल होगी कि हमें हम पेपर तो इंग्लिश में देंगे पर हमें टीचर ने हिंदी में बताया तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो आपको इवन नोट्स भी जो होते हैं टीचर्स दोनों लैंग्वेजेज़ में प्रोवाइड करवाते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। प्लस ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आपको एक फ्रीडम दी जाती है यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से कि आप अपनी लैंग्वेज में चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश आपको दोनों में से एक ऑप्ट करनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं कि आप आधा पेपर हिंदी में लिखेंगे और आधा पेपर इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। इफ यू आर ऑप्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज एज़ अ मोड ऑफ योर एग्जामिनेशन लैंग्वेज देन यू हैव टू राइट ऑल एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो आप अपना कंफर्ट के हिसाब से देखिए कि आपको किसमें कंफर्टेबल ज़्यादा होता है कि आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये सब्जेक्ट देने में या इंग्लिश में। जो मुझे वहाँ के एक्सपीरियंस और बच्चों ने बताया कि ऐसा होता है कि जो वहाँ के टीचर्स मोस्ट कॉम्पिटेंट है वो हिंदी में ज़्यादा हैं, उनको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। ऐसे नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश भी उनको अच्छी आती है, पर उनकी जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं योगा के, दर्शन के, शास्त्र के, गीता के, ये सारे बेसिकली हिंदी में होते हैं। तो वो हिंदी को थोड़ी-सी एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं ब्राउनी पॉइंट्स या एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनको मिल जाते हैं। तो अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो शायद उनके लिए समझने में, अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा ईज़ी रहता है रादर देन कन्वर्टिंग द सेम थिंग इन इंग्लिश।